होप कि आपको समझ में आया होगा कि फिर डिफरेंस कहाँ पे होती है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है। फॉर्मूला क्या है, कितना अपॉन किस से मल्टीप्लाइड बाय 100। एक तो आपको निकालनी है उन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले वैल्यू थी 1800, ये वैल्यू अब इंक्रीज होके हो गई है 2200। मुझे बताना है परसेंटेज टर्म्स में कि इस नंबर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। कैसे करूंगा मैं, एक तो मैं लिखूंगा ऊपर कितना, कितना मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ है। 2200 माइनस 1800 हो गया 400, डिवाइडेड बाय किस से, 1800 से जो मेरा नंबर है वो 2200 बना है। इसका मतलब 1800 से नंबर बड़ा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू आ जाएगी। इसी का दूसरा सिनेरियो क्या है, इसी का दूसरा सिनेरियो है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2200 रुपीज थे, ये कम होके बना 1800 रुपीज। इस पे मुझे एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया, ये मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2200 मेरे पास पहले अमाउंट था और वो कम होके कितना हुआ 1800। इस केस में आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, बिकॉज वैल्यू पहले बड़ी थी अब वो कम हो गई है। इस केस में भी फॉर्मूला होगी कितना कम हुआ 400 डिवाइडेड बाय किस से, अब किस से चेंज होगा बिकॉज अब 2200 से वैल्यू कम होके कितनी आई है 1800। इसका मतलब नीचे आएगा किससे, 2200 से, इसी से वैल्यू कम हुई है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगी परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू। ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए 64.8% ऑफ 200, आपसे कहा जाए बताइए इसकी वैल्यू क्या है। जब तक आप ये लिखोगे 64.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, उसके बाद ऐसा ऐसा, इससे अच्छा है आप क्या करो 64.8% ऑफ 200, इसको आप ऐसे लिखो, ये बराबर है 200% ऑफ 64.8। 100% हर कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 200% मतलब इसका डबल करना है, 64.8 इंटू 2, बस आपको ये सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद करना है। आई होप आपने याद किया होगा। जैसे कि मैंने बोला था 1/2 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/2 की है 50%, 1/3 की है 33.33%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16.66, 1/7 का, इसके लिए ट्रिक क्या है, 1/7 का कौन बताएगा वैल्यू, 14.28। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका वैल्यू होता है 14.28%। ठीक है, इसका बताइए 1/12 का वैल्यू, 8.33। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 8.33। ठीक है, ऐसे ही सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और कुछ हमने डिस्कस किया था, बताइए। अब मैं यहाँ पे चेंज इन एरिया, वो एक टाइप का क्वेश्चन था, वो कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एक तरीके का क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, 33% निकलो किस नंबर का, 1/3 इज इक्वल टू 33.33% मेरे भाई, या 33 1/3%। इसका होता है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। समझ में आया, वो दिखाओ फिर से चेंज इन एरिया। आप कल कहाँ थे, आप आए थे कल क्लास में, आप क्लास में थे कल, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। जस्ट ए सेकंड,
क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं इसको इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, इसी के थ्रू मैं वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। क्वेश्चन क्या है? इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब is increased by 10%, the volume of the cube will increase by ऑप्शंस भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन है ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब मतलब एक 3 डायमेंशनल फिगर जिसके 6 फेसेस होते हैं, एंड ये जो क्यूब है ये एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके 12 एजेस होते हैं एंड 6 फेसेस होते हैं। ये जो 6 फेसेस हैं दे आर इक्वल इन एरिया। इन 6 फेसेस का जो एरिया है वो इक्वल होता है। ठीक है, एक तो आपको क्यूब के बारे में ऐसे ही मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इस क्यूब के बारे में एक दो और चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज है, कभी आपसे पूछा जाएगा, आई डोंट नो वेदर इट इज इन योर सिलेबस और नॉट, लेकिन अब याद आ गया तो आप नोट कीजिए। इसकी फेस डायगोनल कभी कभी पूछी जाती है। इसकी फेस डायगोनल कभी कभी पूछी जाती है, वो होती है √2a। मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन यू डू नॉट रिक्वायर प्रूफ। फेस डायगोनल का मतलब है जो इसका ये जो फेस है ना, इस पे अगर हम ऐसे डायगोनल बनाएंगे ना, इसको हम कहते हैं फेस डायगोनल। इसकी लेंथ क्या होती है? इसकी लेंथ होती है √2a इन केस ऑफ ए क्यूब। एक होती है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की वैल्यू इन केस ऑफ ए क्यूब किसके बराबर होती है? बॉडी डायगोनल का मतलब अगर मैं इस क्यूब के अंदर एक डायगोनल बनाऊंगा ऐसे या तो ऐसे, ठीक है, इस क्यूब के अंदर एक हो गया, इसके फेस पे फेस डायगोनल की वैल्यू है √2a, लेकिन जो बॉडी डायगोनल है ऐसे अंदर या ऐसे, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है √3 × a। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो किसके बराबर होता है? a क्यूब। जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है a क्यूब। एक और चीज मुझे इसी क्यूब पे याद आ गई, वो क्या है? इसको आप हमेशा याद रखोगे। अगर कोई ऐसी फिगर है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सिमेट्रिकल है, अगर कोई ऐसी फिगर है जो ऊपर से नीचे तक सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एक जैसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर कोई ऐसी फिगर है जो टॉप टू बॉटम एक जैसी है, जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि क्यूब, जैसे कि क्यूबॉइड, ठीक है, ये है क्यूबॉइड, ये है सिलेंडर एंड ये है क्यूब। अगर कोई ऐसी फिगर है जो सिमेट्रिकल होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर इन फिगर्स का आपको वॉल्यूम निकालना होगा, इनका वॉल्यूम होता है किसके बराबर? आपको निकालना है इनके बेस का एरिया और मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। सिमेट्रिकल फिगर्स का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा, सिमेट्रिकल ऊपर से लेकर नीचे तक वो एक जैसी फिगर होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, आप पहले बेस का एरिया निकालोगे, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट से। ठीक है, ये मुझे ऐसे ही याद आ गया, आई थॉट आपसे शेयर करें, अदरवाइज आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से शायद जियोमेट्री वगैरह नहीं है।
वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? उस क्यूब का वॉल्यूम, अगर हम इसकी जो एजेस हैं वो ए कंसिडर करें, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एज क्यूब या बेस एरिया इंटू हाइट। इसका बेस एरिया है ए इंटू ए और इसकी हाइट भी है ए, इसका मतलब वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अब हमने तीनों साइड्स को 10% इंक्रीज किया है, तीनों साइड्स को हमने, या ईच साइड या ईच एज यहाँ पे लिखना था वो सही होता। अब हमने तीनों एजेस को 10% इंक्रीज किया है। ए में 10% इंक्रीज करने का मतलब है एक तो ए, दूसरा इसमें 10% इंक्रीज होना। ए प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ए, ये और ये कैंसल, ये आया ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ए, यानी कि ये है ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 10। इस 10 को इस क्रॉस कीजिए, ये आएगा 10a प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 11, सॉरी होल डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा 10a प्लस ए हो गया 11a डिवाइडेड बाई 10, 11a डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब अगर मैंने जो साइड्स हैं या एजेस हैं उनको 10% इंक्रीज किया है, अब जो मेरे पास नया क्यूब आया होगा उसके जो एजेस हैं वो होंगे 11 डिवाइडेड बाई 10a, एजेस 11 डिवाइडेड बाई 10a और ये भी है 11 डिवाइडेड बाई 10a। यहाँ पे वॉल्यूम निकालिए, इसको v1 रखिए, v1 की वैल्यू आएगी साइड क्यूब 11 डिवाइडेड बाई 10a होल क्यूब। ठीक है, 11 इसका क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब कितना होता है 10 10 इज 100, 100 10 इज 1000 और a क्यूब। v1 की वैल्यू आएगी 1331 डिवाइडेड बाई 1000 a क्यूब। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हुआ है। यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसी को रिपीट करना है। ये जो मेथड्स हैं ये आपको मे बी लेंथी लग रहे होंगे, वो इसलिए कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन केस अगर ये मुझे खुद सॉल्व करना होता मैं इसको विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लेता। ठीक है, ये बैंक एग्जाम नहीं है कि वहां पे पेपर देखते ही पेपर उड़ जाएगा, आपके पास 2 घंटे आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी ये ऐसा मेथड है विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। और बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक क्यूब है, उसके जो एजेस हैं हर कोई एज बराबर होती है, 12 एजेस होते हैं, हर कोई एज बराबर होती है, और जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है एज क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये एजेस हैं इस क्यूब के वो हमने 10% इंक्रीज कर दिए। इसका मतलब पहले जो एजेस थी उनकी जो लेंथ है दैट वाज ए यूनिट्स, अब हमने 10% इसमें इंक्रीज कर दिया। ए में 10% इंक्रीज करने का मतलब है एक तो ए रहेगा ही रहेगा, दूसरा इसमें 10% बढ़ जाएगा, ए प्लस 10 बाई 100 इंटू ए, ये और ये कैंसल, यहां पे बचा मेरे पास ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ए। 1 बाई 10 इंटू ए होता है, ये होता है ए डिवाइडेड बाई 10। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। उसके बाद आप 10 को a से क्रॉस कीजिए, 10 इंटू ए हो गया 10a प्लस 1 इंटू ए हो गया a डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 हो गया 10, 10a प्लस a हो गया 11a डिवाइडेड बाई 10। आप समझ में आया? जो साइड है 10% इंक्रीज करने के बाद वो कितना आएगा 11a डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब जो ये नया क्यूब है इसकी हर एक एज किसके बराबर होगी 11 डिवाइडेड बाई 10a, 11 डिवाइडेड बाई 10a, 11 डिवाइडेड बाई 10a। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम v1 रखेंगे हम बिकॉज ये डिफरेंट वॉल्यूम है। इसकी वैल्यू आएगी 11 डिवाइडेड बाई 10 होल 11 डिवाइडेड बाई 10a होल पावर 3। ठीक है, ये है साइड क्यूब। 11 क्यूब का मतलब होता है 1331, a क्यूब का मतलब a क्यूब डिवाइडेड बाई 10 क्यूब का मतलब होता है 1000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके बाद हमें निकालना है कि बताइए इंक्रीज कितना हुआ है वॉल्यूम में। आपको यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि जो
डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वैल्यू। यहाँ पे है a क्यूब, यहाँ पे है a क्यूब, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट समथिंग a क्यूब, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब एरिया में इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है इसके लिए हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, कितना डिफरेंस निकालनी है, यह आएगा 1331 a क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 माइनस a क्यूब, यह आएगा ना कितना, इस वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा डिफरेंस, डिवाइडेड बाई किससे, a क्यूब से देखनी है, हमें वैल्यू बढ़ गई है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व कीजिए, यहां पे क्रॉस कीजिए, यह आएगा 1331 a क्यूब माइनस 1000 a क्यूब, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1000 और ये a क्यूब यहां पे आ जाएगा इनटू 100, ठीक है। उसके बाद 1331 a क्यूब में से 1000 a क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 331 a क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 a क्यूब इनटू 1000। a क्यूब और a क्यूब कैंसल, ये 2 0 और 2 0 कैंसल, यहां पे बचा 331 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा 33.1%। ये है परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसको समझ में आया? ये लेंथी मेथड नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, हर कोई स्टेप लिख रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू कीप इन माइंड ऑल द स्टूडेंट्स। बाकी आप कितने माहिर हो, आप उसी मेथड से जाइए जिस मेथड से आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, ठीक है। आई हैव टू केटर टू एवरी स्टूडेंट, हर किसी को समझ में आना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई और मेथड आता है, उससे आपका सही आंसर आता है, टाइम भी बचता है, आप उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप कोई कह रहा है रिपीट करना है, ठीक है, मुझे पता है आपको। आयुष भाई माइक को ऑफ कर दो, आयुष भाई। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मैं रिपीट करूंगा, इस वाले स्टेप को। 11/10 a का क्यूब कैसे आया? ठीक है, बता देते हैं भाई। यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% इंक्रीज करना है हर एक साइड या हर एक एज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अगर 10% एक एज को इंक्रीज करना है, इसका मतलब एक तो ओरिजिनल वैल्यू वहीं पे रहेगी, दूसरा इसमें 10% ऐड होगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ए। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 100 रुपीज है, या मैं काम कर रहा हूं और जो मेरी सैलरी है वो है 100 रुपीज। यहाँ पे कोई ऐसा महान आदमी है कि वो बोलेगा कि सर अगर आपको 10% सैलरी हाइक हुआ है तो मुझे फिर इसका 10% मतलब 10 रुपीज, वही यही मिलेगा क्या? आयुष भाई माइक को ऑफ कर दो, आयुष भाई। 100 + 10। बिल्कुल सही, वो इसलिए कि एक तो ओरिजिनल वैल्यू वहीं पे रहेगी, इसी में ऐड होगा ये 10 रुपीज, इसका मतलब अब मेरी सैलरी होगी 110। यही तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मैं लिख रहा हूं अगर ए में 10% इंक्रीज हुआ है, एक तो ए की ओरिजिनल वैल्यू वहीं पे रहेगी, दूसरा इसमें 10% इंक्रीज होगा, ये और ये कैंसल, यहाँ पे बचा a प्लस a इंटू 1 हो गया a डिवाइडेड बाई 10, नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1, इसके बाद क्रॉस करना है, 10 इंटू a हो गया 10a प्लस a डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा 11a डिवाइडेड बाई 10। अगर ये 11a डिवाइडेड बाई 10 है, अब मुझे ये जो नया क्यूब मेरे पास बना है जिसकी हर एक एज इसके बराबर है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, वही आएगा ना साइड क्यूब, 11a डिवाइडेड बाई 10 इसका क्यूब। आयुष भाई समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया, आ गया। 3 साइड ली ना हमने इसलिए। हाँ, ये मैंने उसके बाद अगर साइड बढ़ाई है तो हमारे पास एक और नया क्यूब आएगा ना भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी का मैंने ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया है और V1 रखा है बिकॉज V अलग है और V1 अलग है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, आप इसको ऐसे लिखिए, फिलहाल आप इसको भूल जाइए, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे ऐसे लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं वहां पे 1,
उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 1331 a क्यूब इंटू 1 आएगा 1331 a क्यूब। उसके बाद माइनस 1000 इंटू a क्यूब हो गया 1000 a क्यूब, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 हो गया 1000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी वैल्यू थोड़ी है, यहाँ पे तो डिवाइड में क्या था, यहाँ पे डिवाइड में था ना a क्यूब, बिकॉज जब हम परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं ना, शाबाश, क्या लिखते हैं, कितना अपॉन किस से, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना तो हमने कैलकुलेट किया कि बाद में वैल्यू आई है ये, पहले वैल्यू थी ये, इनमें हमने सब्ट्रैक्शन कैरी आउट किया, हमें पता चला कि इंक्रीज कितना हुआ है। लेकिन नीचे लिखना है ना, एरिया किससे इंक्रीज, वॉल्यूम किससे इंक्रीज हुआ है। पहले ओरिजिनल वॉल्यूम वाज ए क्यूब, उसके बाद में जब हमने एजेस को चेंज किया, उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आया है 1331 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1000। यानी कि परसेंटेज इंक्रीज में जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, किससे वैल्यू इंक्रीज इससे हुई है ना, ए क्यूब से, इसीलिए वो डिनोमिनेटर में लिखना है। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो गई होगी अभी तक और समझ भी आई होगी। इसी के लिए मुझे अब नीचे क्या लिखना है, डिवाइडेड बाई ए क्यूब। मान लीजिए वो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अगर डिवाइड में ऐसे 1331 ए क्यूब माइनस 1000 ए क्यूब, ये आएगा 331 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1000। और ये जो डिवाइड है ना, अगर कोई ऐसे टर्म लिखी हुई होती है, ठीक है, इसका क्या होता है 331 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, ये जो डिवीजन है साइन, ये इंटू में कन्वर्ट होता है और इस वाले वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। इसके बाद यहाँ पे बस आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, 331 इंटू ए क्यूब आएगा 331 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 इंटू ए क्यूब आएगा 1000 ए क्यूब। और ऑलरेडी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 को मल्टीप्लाई करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हुए, यहाँ पे बचा हमारे पास 331 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा 33.1%। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। किसको समझ में आया? जिनको मैथमेटिक्स आता है वो मन में गालियां दे सकते हैं, क्लास के बाद वो टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बैच इसलिए ज्वाइन किया है कि उनको बेसिक्स क्लियर करना है, इसीलिए मैं हर कोई स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा हो या ईगो हर्ट हो रहा हो, इसके लिए माफी। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कल मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया भी था वैसे सॉरी। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पास है। मैं खरगोश करें सॉल्व सवाल ताकि बगस खुश, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जस्ट अ सेकंड। वैसे मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ खरगोश तुम असल सर क्या वन। मेरे हिसाब से ये जो परसेंटेज का क्वेश्चन है ही नहीं, ये है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। इससे पता चलेगा कि कॉमन सेंस किसके पास है। क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश में फिर बाद में पूरा पढ़ूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि एक कैंडिडेट है जिसका नाम है XYZ, एक कैंडिडेट है जिसका नाम है XYZ, इसके 220 मार्क्स आए हैं, इसके 220 मार्क्स आए हैं, लेकिन ये फेल हुआ है बाय 20 मार्क्स। क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा पूरा इंग्लिश, फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। एक कैंडिडेट है जिसका नाम है XYZ,
इसने 220 मार्क्स सिक्योर किए एग्जाम में, लेकिन उसके बाद भी ये फेल हुआ है बाय 20 मार्क्स। ठीक है, आपको बताना है इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स सिक्योर करने, आउट ऑफ व्हाट। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 10 सेकंड में नहीं लगेंगे। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate XYZ gets 220 marks but fails by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं ऑप्शंस भी लिख रहा हूं, ऑप्शन से आइडिया लगता है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बताइए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? ठीक है, एक स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में एक कैंडिडेट है, उसका नाम है XYZ, उसको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। उसने कितने लाए? उसने लाए 20 मार्क्स, और फेल हुआ कितने मार्क्स से? फेल हुआ 20 मार्क्स से। फेल हुआ 20 मार्क्स से। हमें बताना है इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर इसने 220 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, ये फेल हुआ है 20 मार्क्स से, इसका मतलब अगर ये 20 मार्क्स और लाता तो फिर ये पास होता। ये समझ में आया? ये मैंने वैल्यू कैसे लाई और इसकी मीनिंग क्या है? मैं नाम लूंगा स्टूडेंट का, स्नोबर। आपको समझ में आया ये वैल्यू कहां से मैंने लाई और इसकी मीनिंग क्या है? कितना? ठीक है, अगर इसके 240 मार्क्स आते तो फिर ये पास होता। तो अगर इसके 240 मार्क्स आते तो फिर ये पास होता, लेकिन इसके आए हैं 220 मार्क्स। इसका मतलब ये जो 240 मार्क्स है ना, यही है 40%। यही है पासिंग मार्क्स, और यही है 40% ऑफ जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स हमें नहीं पता है, लेकिन हम लिखेंगे 40% ऑफ एक्स। एक्स है मैक्सिमम मार्क्स, उसका 40% किसके बराबर है?
240 के इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिए, ये और ये कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, x की वैल्यू क्या आएगी, 5 इस तरफ ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 इस तरफ ट्रांसफर होके डिवाइड होगा। 2 1s, 2 2s, 2 0s, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 0 0, 5 2s 10, 5 1s 5 प्लस 1 हो गया 6, x की वैल्यू आई है 600। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आ गया। ठीक है भाई, बढ़िया। एक और कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटी चीज है लेकिन इससे एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है। कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई वैल्यू है, मैं मान लेता हूं 150 मेरे पास है, मैंने आपसे कहा कि इस 150 में मैंने 20% इंक्रीज करा है। कोई का माजून गोबरा वनिया जबनी 20% को होता है 15 30 सर, 30 सर। बहुत बढ़िया। दिमाग में आपको सोचना है, माइक को ऑफ कर दीजिए। दिमाग में आपको सोचना है कि अगर इसका 10% निकाला जाए तो मुझे यहां से स्टार्ट करना है और एक डिजिट के बाद पॉइंट ड्रॉप करना है। एक डिजिट के बाद पॉइंट ड्रॉप करना मतलब 15.0, इसका मतलब 150 का 10% है 15। अगर 15 10% है, 10 इंटू 2 होता है 20, इसका मतलब 15 इंटू 2 होगा 30, इसका मतलब इसमें कितना इंक्रीज हुआ है 30। लेकिन ये वैल्यू मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, मैंने ऐसे ही आपको ये टास्क दिया था सो दैट आई गेट टू नो कि आपको जुबानी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना आता है या नहीं। अब मेरे पास 150 वैल्यू थी, उसमें 20% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू बनी है अब 180। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 150 में 20% इंक्रीज हुआ है और तब जाके ये वैल्यू बनी है 180। इस क्वेश्चन का कौन जवाब देगा कि अगर मुझे 180 को वापस बनाना होगा 150, क्या ये सही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है? अगर मैं 180 में 20% कम करूं तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा 150 वैल्यू पे। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है सर। गलत है सर। गलत है सर, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है अगर? क्योंकि परसेंटेज की बेस डिफरेंट हो गई ना सर। और बहुत सर बढ़िया, 20% सर इसका लेस हो गया, 36 इसमें से लेस करना होगा 180 बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगर 150 में 20% इंक्रीज हुआ है, फालतू का दिमाग एग्जाम में नहीं लगाना है। वहां पे ये कभी नहीं सोचना है कि अगर इस 120 में से मैंने 20% कम किया, मैं 150 तक वापस से पहुंच जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है कैसा है। जस्ट ए सेकेंड। 150 में हमने कितना इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, हम पहुंचे थे 180 पे। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि 180 से हम कितना कम करें, ठीक है, और हम पहुंच जाए 150 पे। एक तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। कैसे परसेंटेज डिक्रीज? इसकी फॉर्मूला क्या होती है, कितना कितना कम हुआ है, 30 किससे कम हुआ है, 180 से कम हुआ है और बना है 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक जीरो कैंसल, यहाँ पे बचा 3 1s 3 6s, ऊपर आया 100 डिवाइडेड बाई 6। इसका मुझे कोई माइका लाल आंसर बताए जुबानी। 62/3। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, 16.66% जुबानी इसका आंसर है। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे हमने ये जुबानी आंसर कैसे लिखा, फीमेल्स में से हमने कैसे इसको छापा, इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट क्यों नहीं किया?
1/6. बहुत बढ़िया। का युता अकल इंसान, वेरी नाइस। यहाँ पे असल में फ्रैक्शन यूज हुआ है 1/6 इंटू 100, और कल की क्लास में हमने कहा था कि 1/6 अगर कहीं पे होगा इसको हम लिखेंगे 16.66%। ये चीजें एग्जामिनर आपको वहां पे एज हिंट नहीं देगा ब्रैकेट में, आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है खुद से, ठीक है। 16.66%, इसका मतलब जब हम 180 से 150 जाएंगे ना, हमें कितना काम करना है? 16.66%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी वैल्यू में हमने कुछ परसेंट इंक्रीज करके कोई और वैल्यू बनाई है, उस वैल्यू में से उतना ही परसेंटेज कम नहीं करना है। मतलब इसी रास्ते से हम वापस नहीं जा सकते, -20% करके हम यहां नहीं पहुंचेंगे, हमें कोई और रास्ता लेना है। आई होप ये आपको समझ में आया है। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है? एग्जाम में आपसे कहा जाएगा कि जो ए है इसकी जो सैलरी है, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा बी की जो सैलरी है, बताइए बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, आपको बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लिखोगे जो ए है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 100, अगर ए की वैल्यू है 100, इसमें 25% इंक्रीज करके हम पहुंचेंगे बी की सैलरी, बी की ए की सैलरी बी की वैल्यू से, यानी कि बी की जो सैलरी है वो हमें लेनी है 100, इसमें जब हम 25% ऐड करेंगे तो वो आएंगे हम ए की सैलरी तक। 25% ऑफ 100 होता है सीधा सीधा 25। एक और कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया है, याद आ गया मुझे, वो क्या है? अगर आपको फॉर एग्जांपल 67% ऑफ 100 निकालना होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधा सीधा 67 छापना है। 100 की कोई भी परसेंटेज वैल्यू अगर होती है ना, वो उसी वैल्यू के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि बताइए 33.76% ऑफ 100 कितना होता है? आप क्या बोलोगे? सर वो होता है 33.76। सीधा सीधा आप यही लिखोगे, 100 की कोई भी परसेंटेज उसी वैल्यू के सीधा सीधा बराबर होती है। अब यहाँ पे 25% हमने इसमें इंक्रीज किया है। एक तो 100 ऊपर से 25% ऑफ 100, 100 में 25 इंक्रीज हुआ है। 25% ऑफ 100 मतलब 25, 100 प्लस 25 कितना हुआ? 125। इसका मतलब ए की सैलरी कितनी है? 125। अब हमें बताना है बी की सैलरी ए से कितनी कम है। हम निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज, हम निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज। कितना कम है? 25 किससे? 125 से मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 5 25, 5 2 10, 5 5 5 1 5 5, 1/5 इंटू 100 हो गया 20%, यानी कि बी की सैलरी ए से 20% कम है। समझ में आया गाइस? रिपीट करना है या समझ में आया? और विदाउट वैल्यूज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। मेरे पास ए की एग्जैक्ट सैलरी नहीं थी, बी की एग्जैक्ट सैलरी नहीं थी, उसके बगैर भी मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको बताए हैं। रिपीट करना है। क्वेश्चन लिखा था कि एक विलेज ए है और एक विलेज बी है। विलेज ए में जो पॉपुलेशन है वो है 1200 और विलेज बी में जो पॉपुलेशन है वो है 1560। मैंने आपसे कहा कि विलेज बी में विलेज ए से 30% ज्यादा पॉपुलेशन है। आपने इसका 30% निकाला, वो इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब हमारे पास विलेज बी की पॉपुलेशन आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए विलेज ए की पॉपुलेशन विलेज बी की पॉपुलेशन से कितनी कम है। इसका मतलब आपको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? कितना डिफरेंस निकालिए 1560 और 1200 में, वो आएगा 360 डिवाइडेड बाय। रेहाना जान कह रही है 1560 कैसे आया? ठीक है रेहाना, आपको यहाँ पे दिख रहा है विलेज ए की पॉपुलेशन है 1200 और इसमें 30% इंक्रीज हुआ है।
इसका मतलब एक तो ओरिजिनल वैल्यू और 30% ऑफ 1200। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास 1560 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि विलेज ए में विलेज बी के मुकाबले कितनी पॉपुलेशन कम है। हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज डिक्रीज। हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, वो आएगा कितना, 1560 माइनस 1200 आएगा 360। किससे, 1560 से मल्टीप्लाइड बाय 100। 10 कैंसल, 3 5 15, 3 2 6, 3 1 3 2 3 zeros, 2 2s 4, 2 6 12, 2 6 2 zeros, 2 1s 2 3s, 2 3s 2 zeros, 30 into 10 हो गया। ये आएगा यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 13। इस वैल्यू को मैंने और थोड़ा सा एक्सपेंड किया सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 3 into 1/13 into 100। 1/13 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती, इसका जो परसेंटेज वैल्यू है इस फ्रैक्शन की, वो होती है 7.69। इसमें आपको बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा आंसर। 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 6 18, 19 20, 0 2 कैरी, 3 7 21, 22 23, 23.07। यानी कि विलेज ए में विलेज बी के मुकाबले में 23.07% आबादी कम है। ठीक है, समझ में आया? किसी ने इसका कैलकुलेट किया था, आंसर यही आया था 23.07। यस सर। यस सर, यही है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और क्या है परसेंटेज चैप्टर में, बताइए। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज है वो हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में कैलकुलेट करेंगे। वो मेरे दिमाग में है। ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैंने सोचा था आज ही हम या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हैं लोगों को। आई हैव टू रिपीट थिंग्स सो दैट उनको भी समझ में आ जाए चीजें। अदरवाइज मैंने सोचा था आज हम या तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वो पढ़ेंगे या तो हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे। और बताइए इस चैप्टर में क्या है। गाइस, परसेंटेज के बेसिक्स में, हाँ, ये जो कंजप्शन प्राइस एक्सपेंडिचर इलेक्शन वगैरह है ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, कंजप्शन का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, कंजप्शन वाला क्वेश्चन जो है इसका मैं आइडिया दे देता हूँ। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है यही, लेकिन इसका मैं दे देता हूँ आपको आइडिया कंजप्शन का और एक्सपेंडिचर का। वो क्या है, यहाँ पे देखिए। आपको अज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल एक शॉप है और इस शॉप में शुगर बेचा जाता है। ठीक है, एक शॉप है और इस शॉप में जो शुगर है उसको सेल किया जाता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं जो मेरी फैमिली है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है शुगर की पर मंथ। मैंने दिमाग लगाया और कैलकुलेशन वगैरह की। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हमें हर महीने 10 kg शुगर की रिक्वायरमेंट होती है घर पे। एक शॉप है जो शुगर सेल करता है। ठीक है, मैंने घर पे कैलकुलेशन की कि एक्सपेंडिचर देखा घर पे कितना है। ठीक है, और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि
10 kg ऑफ शुगर पर मंथ हमारा खर्च होता है एंड मुझे 10 kg परचेज करना होता है हर मंथ शुगर। ठीक है, मान लेते हैं सपोज जो इस महीने जो प्राइस है, इस महीने जो प्राइस है वो है ₹20 पर केजी। इस महीने जो प्राइस है वो है ₹20 पर केजी। ठीक है, जरा पहले आप बताइए मेरा खर्चा कितना होगा? खर्चा कितना होगा? मुझे 10 kg लाने हैं और ₹20 पर केजी प्राइस है, इसका मतलब ₹200 पर महीने मेरा किसमें जाता है? शुगर परचेज करने में मेरा, माइक को ऑफ कर दीजिए। 10 kg ये क्वांटिटी है इनटू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मेरे पास जो अमाउंट आएगा ये है मेरा जो एक्सपेंडिचर है किसके लिए? शुगर के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि जो शुगर है इसकी प्राइस मान लीजिए बढ़ गई किसी महीने में 25 रुपीज पर केजी। शुगर है इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, कितना? अब प्राइस है इसका 25 रुपीज पर केजी। क्वेश्चन में कहेगा कि आप बताइए जो आपका कंजप्शन है, मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट कितनी है शुगर की? 10 kg। क्वेश्चन कहेगा कि अगर इस शुगर की प्राइस जो है अगर वो इंक्रीज हो गई है, अब प्राइस है शुगर की ₹25 पर केजी। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा बताइए जो शुगर कंजप्शन है वो हमें कितने % कम करनी है सो दैट जो मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर है ना वो कांस्टेंट रहे। जिसने ये पूछा था यही क्वेश्चन होता है। यस सर, यही। ठीक, आई होप ये सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है। 10 kg मेरी पर मंथ रिक्वायरमेंट है घर पे शुगर की, ₹20 के हिसाब से मैं खरीदा था पर केजी, और मेरा एक महीने में ₹1200 या कितना था ये, सॉरी ये था 2000 आएगा, यहाँ पे मैंने शायद 1200 लिखा था गलती से, सॉरी 2000 आएगा या कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 200। दूसरा सिनेरियो अब ये है कि जो प्राइस है शुगर की वो इंक्रीज हो गई है। क्वेश्चन कहेगा कि आप बताइए जो आपकी कंजप्शन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको अपनी कंजप्शन कितने % कम करनी है, कितने % कम करनी है सो दैट जो आपका शुगर पे एक्सपेंडिचर है ना ₹200 ये कांस्टेंट रहे, सो दैट आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वो आपका कांस्टेंट रहे, सो दैट आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिनेरियो बनाएंगे। ऐसे ही मैंने सिनेरियो बनाया, 10 kg शुगर की रिक्वायरमेंट है और मैंने ऐसे ही अज्यूम किया कि ₹20 पर केजी शुगर का प्राइस होता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा, अब अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, पढ़ा है ना हमने इकोनॉमिक्स में, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ठीक है, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस कम हुआ है तो मैं जो शुगर है इसका कंजप्शन कम करूंगा, लेकिन जो मेरा बजट है वो 200 ही होगा, ठीक है। प्राइस कितना हुआ है 25, अब क्वांटिटी कितनी आएगी ये मुझे नहीं पता है, वो मैं रखूंगा x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू आएगी 200 डिवाइडेड बाई 25, ये आएगा 5 5 25, 5 4 5 0 5 1 5 8। इसका मतलब अब मैं खरीदूंगा 8 kg ऑफ शुगर। अगर प्राइस हो गई है 25 रुपीज, पहले प्राइस थी 20 रुपीज पर केजी और मैं खरीदता था 10 kg, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज हो गया 25 रुपीज पर केजी। मैंने क्या किया, अब मैं खरीदता हूं 8 kg ऑफ शुगर। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ पे कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रखा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस पर यूनिट लिखी, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू रखी है x। उसके बाद x को, इस टर्म को इस तरफ ट्रांसफर करके मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू आई है 8 kg, ठीक है। अब इसने क्या कहा था, आपको बताना है आपको अपनी जो कंजप्शन है उसको कितना % कम करना है।
हमारे पास कंजप्शन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज, हम निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज। कितना है कम, कितना 8, 10 माइनस 8 हो गया 2, किससे कम हुआ है 10 kg से कम हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 0 कैंसल, 2 इंटू 10 हो गया 20, यानी कि हमें अपनी कंजप्शन को 20% कम करना है। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। किसको समझ में आया एंड किसको रिपीट करना है? पूरे YouTube पे अगर घूमोगे ना मेरे भाई पूरा दिन, सर वहाँ पे रिपीट कीजिए। वहां पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हाँ होती है लेकिन पेड बैचेस में, ठीक है। कोई बोलेगा ये भी पेड ही है, पेड ही है लेकिन इसका जो फी है वो ना के बराबर है, ठीक है। रिपीट करेंगे फिर से, लेकिन ये वाली एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब हम लेंगे किसी और चीज की एग्जांपल, कोई और कमोडिटी है। अब मैं ऑयल की शॉप रन कर रहा हूं, किसी को अगर चाहिए, मेरे पास सारे ब्रांड्स हैं, पी मार्क, वी ब्रांड, जमींदार, वाजवान सारे हैं, ठीक है। मेरे पास ऑयल की शॉप है, ठीक है। एक बंदा है, इसका नाम है ए। इसने देखा कि जो इसकी फैमिली रिक्वायरमेंट है वो है फॉर एग्जांपल 5 लीटर्स, 5 लीटर्स ऑफ ऑयल पर मंथ इनका खर्चा होता है ऑयल का, ठीक है, एडिबल ऑयल, ठीक है। मैंने प्राइस सेट किया है ₹35 पर लीटर। जो प्राइस है वो है ₹35 पर लीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप पहले कैलकुलेट कीजिए इसमें कंजप्शन कितना हुआ होगा, एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स 5 लीटर्स इनटू प्राइस पर यूनिट 35, इसका आंसर कितना आएगा 5 5 25 5 2 कैरी 5 3 15 16 17, मेरे हिसाब से 175 रुपीज, यानी कि हर महीने ₹175 इसके कहां जाते हैं, इसके जाते हैं ऑयल को परचेज करने में, एडिबल ऑयल। अब मैंने आपसे कहा कि जो मैं हूं शॉपकीपर, मैंने क्या किया, मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने प्राइस रखा है ₹40 पर लीटर। प्राइस इज, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा हो गया उस चीज की डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम हो गया उसकी डिमांड ज्यादा होती है। प्राइस बढ़ गया इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब ये जो बंदा है ए, अब ये जो ऑयल है उसकी कंजप्शन को कम करेगा, लेकिन जो बजट है वो कहेगा, में दिया हुआ होगा कि जो इसका बजट है वो कांस्टेंट रहेगा, ना ये तेल के बजट को बढ़ाएगा ना ये कम करेगा, लेकिन अब ये कम तेल खरीद पाएगा, अब इसकी कंजप्शन कम होगी बिकॉज प्राइस बढ़ा है ना पर लीटर। अब हमें नहीं पता कि ये कितना खरीद पाएगा, इसलिए हम लिखेंगे एक्स क्वांटिटी को, लेकिन ये हमें पता है कि प्राइस पर यूनिट है 40 और इसका जो एक्सपेंस है वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो एक्स है क्वांटिटी वो किसके बराबर आएगा 175 डिवाइडेड बाय 40। 5 8 is 40, 5 3 is 15, 16 17, 5 5 is 25, 35 डिवाइडेड बाय 8, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे पास होगी क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि बताइए ये जो पर्सन ए है ये अपनी कंजप्शन, ये अपनी ऑयल कंजप्शन को कितना कम करेगा, कितना कम करेगा सो दैट जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। बिकॉज अगर ये अभी भी 5 लीटर्स परचेज करेगा ना, वो आएगा 5 into 40, 5 0 0 5 4 is 20। इसका बजट है तेल के लिए 175, लेकिन अगर ये अभी भी 5 लीटर्स ही खरीदेगा ना तो इसको 200 रुपीज पे करने हैं, जबकि ये कहता है कि मेरा जो ऑयल का बजट होता है एडिबल ऑयल का पर मंथ के लिए वो होता है 175 रुपीज। इसका मतलब इसको कम ऑयल खरीदना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नई क्वांटिटी आई है 35 डिवाइडेड बाय 8। हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ क्वांटिटी में, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ क्वांटिटी में। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 8। किससे डिक्रीज हुआ, किससे डिक्रीज हुआ 5 से मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको ऊपर क्रॉस कीजिए, ये आएगा 8 5 is 40,
माइनस 35 डिवाइडेड बाई ये जो 8 है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 40 इज इक्वल टू इनटू 100। ठीक है, 40 माइनस 35 आएगा 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। 1 0 कैंसल, ये आएगा 2 2 4 2 5 10 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 12.5%। इसको अपनी कंजप्शन को कम करना है। किसको समझ में आया? ठीक है, बाकी जो इलेक्शन वगैरह है ना वो क्वेश्चंस हैं, ये भी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इलेक्शन वगैरह है वो तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, वो इजी क्वेश्चंस हैं। यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने आपको 2 बार समझाया कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आज की क्लास को इतना ही रखें। ठीक है, प्रैक्टिस आप कीजिएगा खुद से। आई एम रिपीटिंग अगेन, कल हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। दोनों में से एक, जो आपकी मर्जी हो, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय। आज के लिए इतना काफी है, मैं थक गया।